नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 तक, साथ ही 2017-18 के प्रश्न ऑनलाइन ऑफलाइन 2006 से 15 तक। तो प्लीज बने रहिएगा अंत तक। सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के पहले हम प्रश्न देखेंगे, बाद में हम वैदिक सभ्यता के प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? तो भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? विंध्य रेंज की। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों की बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, फर्स्ट ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है भीमबेटका से संबंधित। तो ये भित्ति चित्रों के लिए भी उदाहरण है और पूर्व ऐतिहासिक गुफा, ये दोनों के लिए उदाहरण है मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका की गुफा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है, तो गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? तो देखिए, कालीबंगा के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्ज होम जो है, यहां से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं, जो कि नवपाषाणिक स्थल है। याद रखिएगा, नवपाषाणिक स्थल है बुर्ज होम। नेक्स्ट है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल शवाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? कौन सा पूछा गया है? तो युगल शवाधान जो है वो कालीबंगा से नहीं पाया गया है। ठीक है। बाकी देखिए, हल से जुते खेत मिले हैं, काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, कहां से? कालीबंगा से। तो याद रखिएगा, लेकिन युगल शवाधान नहीं मिला है। नेक्स्ट है, लोथल, दैमाबाद, सुरकोटड़ा, धोलावीरा में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो दैमाबाद जो है ये गुजरात में नहीं है, बाकी लोथल है, सुरकोटड़ा है, धोलावीरा है। ठीक है। तो सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा। आगे बढ़ते हैं, लंगनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल का नहीं है? तो देखिए, गणेश्वर जो है ये मध्य पाषाण का स्थल, मध्य पाषाण कालीन नहीं है। बाकी देखिए, लंगनाज है, बागोर है, आदमगढ़ है, ये तीनों जो हैं ये तीनों मध्य पाषाण कालीन हैं, लेकिन गणेश्वर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए जाना जाता है? तो लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में अपने बंदरगाह के लिए जाना जाता है। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? तो लोथल जो है ये साबरमती नदी के किनारे बसा था। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबे की हुई है, कांसे की हुई है, चांदी की हुई है, सोने की हुई है, लेकिन लोहे की जो प्राप्ति है वो अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में नहीं हुई है। वैदिक सभ्यता में मिली है लोहे की जो। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, ये लिपि अभी तक अपठित है। ठीक है। लिपि तो मिली है लेकिन ये पढ़ी नहीं गई है। लघु पाषाण क्या होते हैं? तो देखिए, पत्थर के छोटे छोटे औजार होते हैं लघु पाषाण। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे? देखिए, सारे प्रश्न परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो और यही प्रश्न जो है अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्राचीन काल के, मध्य काल के और आधुनिक काल के जितने प्रश्न हैं उनको हम सबको लेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को। देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ जो था वो सतलज के किनारे स्थित था। ठीक है। किसके किनारे स्थित था रोपड़? सतलज के।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल जो है ये भारत में है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ठीक है। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की सामान्य विशेषता नहीं थी? तो देखिए, एक सामान्य विशेषता सिंचाई की नहरों की नहीं थी। हर जगह सिंचाई की नहरें नहीं मिली हैं, याद रखिएगा। तो ये सामान्य विशेषता नहीं है। चौड़ी सड़कें सामान्य विशेषता हैं, और सड़कों के किनारे, गलियों के किनारे जो है दरवाजों का खुलना, वो भी एक सामान्य विशेषता है। लेकिन सिंचाई की नहरें जो हैं हर सिंधु घाटी के शहर में नहीं मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कैसे थे? वो शहरी थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग जो है वो गांवों में बसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा जो स्थल है वो कहां पर है, किस राज्य में है? तो कच्छ के रण में है, गुजरात में। याद रखिएगा, धोलावीरा कहां है? कच्छ के रण, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान जैसे कि धोलावीरा है, मोहनजोदड़ो है, चनहूदड़ो है, हड़प्पा है, इनमें से किसे सिंध का मरुस्थल के नाम से जानते हैं? तो मोहनजोदड़ो जो है इसको सिंध का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। सिंध कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहां पर है? पाकिस्तान में। धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूणी नदी के किनारे पर स्थित था? लूणी नदी के किनारे धोलावीरा स्थित था। याद रखिएगा, लूणी नदी के किनारे धोलावीरा है। ठीक है। और जो आपके सतलज नदी के किनारे रोपड़ है। ठीक है। तो याद रखिएगा, तो लूणी नदी के किनारे है धोलावीरा। आगे देखिए, युगल शवाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह, उत्तम किस्म की जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो जो है उत्तम किस्म के, वो लोथल से नहीं मिले हैं। फारस की जो मोहरें हैं, युगल शवाधान है, बंदरगाह है, ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें लोथल में मिलता है। उत्तम किस्म के जो लोथल में नहीं पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम, दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? मेहरगढ़ जो है ये नवयुगीन पाषाण का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम, दैमाबाद में से मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाण का है। ठीक है। अब सही सुमेलित करेंगे। मोहनजोदड़ो में है ग्रेट बाथ, हड़प्पा में है स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा में है हल्के चिन्ह, लोथल एक पत्तन है। याद रखिएगा, तो मोहनजोदड़ो यहाँ पर स्नानागार मिला है, हड़प्पा में स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा हल्के चिन्ह है, लोथल में पत्तन। देखिए, हमें कोई भी चीज है इसको यूं हल्के में नहीं लेना है, इसको अच्छी तरह याद करते हुए चलेंगे। ठीक है। दो बार एक रीडिंग लेंगे जिससे कि हमें याद होता चले। तो आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत क्या है? ग्रेट ग्रेनरी। क्या है? ग्रेट ग्रेनरी सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृशक्ति की तो करते ही थे, पशुपति की भी करते थे। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरालेख शास्त्र कहलाता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। देखिए, इसमें आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो वाकई ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ग्रेड, रीट में, सेकंड ग्रेड में, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी आप प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न एसएससी पूछता है या आरपीएससी पूछता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। चलिए, अब हम देखेंगे ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 2015 तक के और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017 से 18 तक के। अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। इतिहास के आरंभिक काल में से क्या, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल अथवा नवपाषाण काल? तो देखिए, जब इतिहास का आरंभिक काल होता है उसे हमेशा पुरापाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद मध्यपाषाण आता है, उसके बाद ये आपके लघुपाषाण, फिर नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल कहा जाता है इतिहास के प्रारंभिक काल को। ठीक है। देखिए, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल।
अगला प्रश्न देखेंगे, भीमबेटका किस राज्य में है? तो भीमबेटका किस में है? तेलंगाना में, कर्नाटक में, ओडिशा में अथवा मध्य प्रदेश में? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं हैं वो भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में है। प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने की वजह से भारतीय स्थापत्य कला का ये अनुपम खजाना है। कौन सा? भीमबेटका। और आपको एक ना एक प्रश्न जो है, अगर आप पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, नवपाषाण काल, तो भीमबेटका का प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, किस काल या किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघुपाषाण काल अथवा मध्यपाषाण काल? तो पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। ठीक है, तो सबसे पहले पुरापाषाण काल में जो है पत्थर के औजार पाए गए। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण को 3 काल में विभाजित किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल, कोड उपकरण, इसमें क्या मिला है, इसकी खासियत क्या है? याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पूर्व पुरापाषाण काल की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर हस्त, कुठार, खंडक, विदारिणी मिली है। ठीक है, हाथ में पकड़ी जाने वाली जो है एक तरह का ये एक उपकरण होता है, हस्त, कुठार, खंडक, विदारिणी, ये पूर्व पाषाण काल की विशेषता है। बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। अच्छा, पूछ लिया जाता है कि फलक उपकरण जो है वो किस काल की विशेषता है? तो मध्य पुरापाषाण काल की विशेषता है फलक उपकरण। देखिए, तक्षिणी और खुरचनी उपकरण किस काल की विशेषता है? तो उच्च पुरापाषाण काल की। 3 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल गए जो कि हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, चाहे आप नेट की परीक्षा देख ले, वहां पर भी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो पूर्व पाषाण काल, पुरापाषाण काल की क्या है? हस्त, कुठार और फलक किसकी विशेषता है? मध्य पुरापाषाण काल की। तक्षिणी और जो खुरचनी है ये उच्च पुरापाषाण काल की क्या है? औजार है। ठीक है, अतः प्रश्न से स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है जो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। ठीक है, कर्मचारी आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर नवपाषाण काल माना था, लेकिन संशोधित उत्तर पत्र में इसे उत्तर पुरापाषाण काल माना है, जो कि सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी सीधी थी, फिसलन वाली थी, तंग थी, मैली थी, तंग और टेढ़ी थी? तो चौड़ी और सीधी मिली है शहरों की गलियां। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की जो गलियां हैं चौड़ी सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। याद रखिएगा, समकोण पर काटती थी, चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, फारस या मिस्र की सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने की वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता ही थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए गए? रावी, झेलम, व्यास अथवा सतलज? ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो इसका उत्तर ये था इनका। और वैसे क्या है, हड़प्पा कहां पर पाया गया है? रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो पाया गया है सिंधु नदी के किनारे, याद रखिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? अभी पढ़ के आए हैं, कौन सा था? मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे था, और हड़प्पा किसके किनारे था? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो के ध्वंस अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित हैं। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुआं मिला है, स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी मिले हैं। सिंधु घाटी की लिपि कौन सी थी? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात अथवा ब्राह्मी? तो देखिए, अज्ञात है लिपि। ठीक है, सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह मिले हैं, याद रखिएगा। 200 से 400 तक अक्षर मिले हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों पर मिले हैं, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिले हैं। ये लिपि चित्रात्मक थी, ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो लिपि कैसी है? अज्ञात है।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसकी खोज 1922 में की थी राखलादास बनर्जी ने और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। 75.72 मीटर लंबा है, 22.86 मीटर चौड़ा है। ये सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदड़ो का। और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.1 मीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा भवन जो है वो विशाल स्नानागार नहीं है, जबकि धान्यागार है। ठीक है, विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ कहां मिला है? तो ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की। ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों के लिए महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे की बनी है और ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो तीन मुख्य बातें, सबसे महत्वपूर्ण रचना सिंधु घाटी लोगों की नृत्य करती बालिका, कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। किससे बनी है? कांसे से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है देवी माता की पूजा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या मातृदेवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृदेवी की मणिमूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। ठीक है, लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 और 1962 के मध्य यहां पर एसआर राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। ठीक है, 2 बार खुदाई हुई, 1955 में, 62 में। भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है लोथल, अहमदाबाद में है। ठीक है, एसआर राव के निर्देशन में खुदाई हुई। 2 मील के घेरे में बसे इस नगर के अवशेष प्राप्त हुए। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है। और इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। पत्तन लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी मिलती है। ठीक है, लोथल कैसा है? एक ही दीवार से घिरा हुआ है। और कैसा नगर है? पत्तन नगर। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो ये सिंधु सभ्यता का। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्रों के लिए। कालीबंगा संधवकालीन सभ्यता का पुरास्थल है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? यहां का व्यापार। ठीक है, विदेशों से भी व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक और नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार थी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई कौन सी धातु नहीं पाई गई? लोहा नहीं पाई गई, सोना मिला है, चांदी मिला है, तांबा मिला है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहां से तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। शोरतगुई किस देश में है? तो ये है तिब्बत में। सॉरी, तिब्बत में नहीं है, ये अफगानिस्तान में है शोरतगुई। शोरतगुई मुंडीकाक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरास्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है। अब देखिए हम पढ़ेंगे वैदिक काल के
प्रश्न, ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। 4 माने जाने वाले वर्णों में से पहले स्थान पर ब्राह्मण वर्ण आता है। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का। भारतीय संगीत पर आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। जौ का था, गेहूं का था, चावल का था। मानव जाति का सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया? 4। ब्राह्मण है ना, सबसे पहले नंबर पे थे। उसके बाद आपके 4 थे टोटल, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद में है। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद को कौन से वेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? यजुर्वेद के अंतर्गत। सॉरी, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? यजुर्वेद उपवेद नहीं है, जबकि गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प वेद ये क्या है? ये उपवेद हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। अब देखिए हम ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न देखेंगे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, दही, घी आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव डालकर यानी कि जौ डालकर शीर, पकोदन और दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। तो पनीर का उल्लेख भी मिलता है, शीर पकोदन का भी उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तांबे का। लोहे का मत कर देना, तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था, क्योंकि देखिए उत्तर वैदिक काल में पता लगा है सन 1000 ईसा पूर्व में हमें ज्ञात होता है लोहे के बारे में। तो पहले तांबे का ही जो है प्रयोग किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या कांसा या लोहा बताते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। 1000 ईस्वी में पता लगा था लोहे का। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। अथर्ववेद को वेदों की संख्या में नहीं माना जाता, त्रिवेद के रूप में माना जाता है। किसको? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, क्योंकि अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का है। और इसे क्या कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो ये सही है।
हिंदू धर्म में मानव धर्म को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करता है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य के आरंभिक अवस्था 25 साल है, गृहस्थ के लिए 25 से 50, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 और संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष तक। ठीक है। जाबालोपनिषद में सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख हमें मिलता है। याद रखिएगा, जाबालोपनिषद, इसमें सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों सफल रहे थे? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, जबकि जो आर्यों के पूर्व के थे उनके पास ये सुविधा नहीं थी। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जाए रथों का प्रयोग किया। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? आरंभिक वैदिक काल पूछ रहा है, यानी ऋग्वैदिक काल पूछ रहा है। ये ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर आधारित थी। शूद्र मान लीजिए, आप वैश्य मान लीजिए या ब्राह्मण मान लीजिए, ये व्यवसाय पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी, ना कि आपके जन्म पर। ठीक है। तो आज हमने इतने प्रश्न किए हैं और आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो जो है इसके बाद से शुरू होगी 9वें प्रश्न से, और उसमें भी हम ऑफलाइन ऑनलाइन प्रश्नों को देखेंगे। तो बने रहिएगा चैनल पर। धन्यवाद आज के लिए।